कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, मकालमा उर्दू ज़बान व अदब की दास्तान हयात के उन किरदारों का तारुफ़ है जो महज किरदार नहीं, महज किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो नुक्ते हैं, वो हरूफ हैं, वो अल्फाज और जुमले हैं, वो इबारतें हैं, वो फ़रहतें हैं, वो खुशियाँ हैं, वो मसरतें हैं और वो लम्हे भी जो तारीख़ को, तहज़ीब को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही किरदार आज हमारे सामने धीरे धीरे आते रहेंगे और हमें इसकी मुहाफ़ज़त, इसकी हिफाजत और इसकी अमानतदारी का दर्स देंगे। दुनियाई अदब के ये सितारे न सिर्फ अदब से फैज़याब हो रहे हैं, बल्कि अदब के फैज़ को आम करके नई नस्लों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये मुकालमे के किरदार भी हैं और मेमार भी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का सूरते शौक़ आँख में भर लें, आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले, मुकालमा कर ले। नाज़रीन, मुकालमा की आज की किस्त में आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात से आपको न सिर्फ मुतारिफ़ कराते हैं, बल्कि आपको और उनको एक दूसरे के सामने इस तरह से लाते हैं कि कुछ वो आपको दे दें और कुछ आप अपनी तरफ से कोशिश करके अपने जहनों को उनके बारे में बता दें। आज की जो शख्सियत है उसका ताल्लुक़ उस सिन्फ से है जिसे सिन्फ नाजुक भी कहा जाता है, लेकिन हर तहरीक के पीछे, हर बड़े कारनामे के पीछे इनका मौजूद होना, कारफरमा होना अशद ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे एक ख़ातून होती हैं, और जिस ख़ातून का हम आज ज़िक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ एक ऐसे शहर से है जो हिंदुस्तान की तारीख़ में अपनी अज़मत का झंडा पहले से गाड़े हुए है। वही उनकी जन्मभूमि है, उनका ताल्लुक़ मेरठ से है। मेरी मुराद मोहतरमा निगार अज़ीम से है। अफ़साने लिखती हैं और लोग इनको इसी नाम से जानते हैं, चाहे माँ बाप ने पैदा जब हुई थी कोई और नाम दिया हो, लेकिन आज शायद किसी और नाम से अदब के तालिब इल्म, मुहक़्क़िक़, तनक़ीद निगार पढ़ने वाले उनको नहीं जानेंगे जब तक कि आप निगार अज़ीम न दोहराएं। आपका खुशामदीद है इस प्रोग्राम में। निगार अज़ीम साहिबा, आप अपने बचपन के बारे में, मैंने मेरठ का तो ज़िक्र किया ही, लेकिन आपकी तालीम वहाँ से हुई और आपने किस तरह से तालीम पाई और किस तरह से तरबियत पाई और क्या शौक़ थे बचपन में, मुख्तसरन आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। मेरठ के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया तो मुझे अच्छा लगा कि सरज़मीन मेरठ मेरी पैदाइश है और मेरा बहुत अच्छा दिलो जान में बसने वाला इश्क़ाबाद जिसे कहते हैं वो मेरी ज़मीन रही है और वहाँ से मैं जुड़ी रही। मेरे वालिद सहबानुल हिंद सरवत हुसैन सरवत मेरठी जी एक शायर थे, मशहूर शायर थे, उरूज़ी थे। तो एक ताल्लुक़ से मैं एक अदबी घराने में पैदा हुई। आम लड़कियों की तरह से तालीम व तरबियत भी हासिल की, लेकिन अदब की दुनिया में ख़वातीन का दाखिला वहाँ भी नापसंदीदगी से देखा गया। मैंने 10वीं तक तालीम मेरठ शहर में हासिल की। उसके बाद मैं अपने भाई के पास बरेली शहर चली गई जी, और मेरा कॉलेज और बाकी तालीम वहीं हुई। शादी होकर दिल्ली तशरीफ़ आई मेरी। तशरीफ़ इसलिए कह रही हूँ, तशरीफ़ आवरी हुई क्योंकि MA PhD उर्दू में मैंने जामिया से किया
اور اس سے پہلے میں فائن آرٹس کر چکی تھی آگرہ یونیورسٹی سے. خاص بات تو یہ بھی ہے کہ میرٹھ سے متعلق کہ میرے خیال میں اردو کا شاذ ہی کوئی طالب علم ہوگا جس نے یہ نہ پڑھا ہو، یہ نہ یاد کیا ہو رب کا شکر ادا کر بھائی. اور بالکل اس کی صحیح کہانی بھی وہیں سے جو بالکل اسماعیل صحیح، بالکل. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افسانوی ادب کی تخلیق کی طرف آپ کیسے راغب ہوئیں اور کیوں ہوئیں؟ اصل میں پہلے میرے یہاں شعر پیدا ہوا تھا. جی. جب میں بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی، میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ تو غلط پکڑ لی، غلط کر رہی ہو بالکل، اور تو جیسے کوئی ناجائز بچے کو دفن کر دیتا ہے. تو وہ وہیں چھٹکارا پایا. لیکن بھائی رکا نہیں، وہ چلتا رہا. اور تو میرے والد صاحب کی نظر سے گزرتی رہیں چیزیں کہ یہ ابھی چھوٹا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مت سوچنا کبھی کہ تمہیں مشاعرے پڑھنے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر تخلیقی جراثیم ہیں تو نثر کی طرف رجوع ہو. یہ انہوں نے مجھے اپنی طرف سے ہدایت دی. لیکن یہ ہدایتیں سب الگ ہوتی ہیں. جو اندر چلتا ہے وہ چلتا ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں ذہن میں جو بچپن میں بڑی اسٹرائک کرتی تھیں اور وہ پھر نکلتی نہیں تھیں ذہن سے. تو جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ چیزیں یہ نکل کیوں نہیں رہی ہیں، کیوں گھر کر کے بیٹھ گئی ہیں. اس میں مثلاً میں شاید 9 سال کی تھی، بڑی آپا کی شادی ہوئی، پہلی شادی. تو بہت جیسے بچے خوش ہوتے ہیں لڑکیاں، اور اچھل کود اور دولہا دیکھنا اور بارات میں آگے اور یہ وہ. لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کچھ. میں کہتی میری آپا تو بڑی خوبصورت اور میرے لیے تو پریوں جیسی ہیں، اور وہ شہزادہ تو آیا نہیں کوئی. تو وہ جو ایک دل میں ایک چیز کسک رہ گئی میرے، وہ میں بہت دنوں تک، سالوں تک نکال نہیں سکی. تو پہلی کہانی میری آپی اسی پہ ہے. اچھا. اور اس کے بعد اور چیزیں اسی طرح سے. اب اگر میں بتاؤں گی تو شاید طویل ہو جائے معاملہ. ایک بوا کام کرنے آتی تھی ہمارے یہاں. جی. تو وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور امی کو سنا رہی ہیں کہ ارے وہ نل والی جو خاتون ہے، پتہ کیا ہوا کہ وہ اس کے تو پابندی میں کوٹری میں بند کر رکھا ہے، اور بیٹا اپنا نامرد ہے، اور بہو کو کہتی ہے کہ تیرے بچہ نہیں ہوا، تیرے بچہ. تو اب میں سوچتی کہ کیا ہے یہ بھائی، یہ کیا ہے، مطلب کہ کیا کہہ رہی ہے یہ. اور اب کان کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے، کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں. تو وہ چیز ذہن میں بڑی تلاش رہی کہ یہ کیا کنوارا ہے، اور کیا شادی ہے، اور کیا رسم ہے، کیا تماشے ہیں یہ. وہ دماغ پہ بہت زبردست میرے چوٹ لگی. پھر آگے جا کے اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ذہن میں آئیں تو کہانی کی طرف دھیان چلا گیا. ان سب موضوعات پہ آپ نے کہانی لکھی؟ بالکل لکھی ہیں. اچھا، ایک خاص کہانی کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عکس کہانی. عکس تھوڑی سی یعنی غیر روایتی انداز کی کہانی اس لحاظ سے، حالانکہ ایک نفسیاتی پہلو پہ کہانی ہے، اور یہ ایڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ ایک خاتون کے قلم سے ہے. جی. خود میں نے وہ کہانی آپ کے منہ سے کسی مجلس میں سنی تو لوگوں کا رد عمل. ایک وقت ایسا تھا کہ میں جس محفل میں جاتی تھی وہی کہانی پڑھوائی جاتی تھی برسوں تک، بلکہ 24-25 سال اس کہانی کو ہو گئے. تو ابھی بھی اس کی فرمائش رہتی ہے. اس کہانی کا پس منظر میرے والد ہیں. جی. میں آپ کو درست بتا رہی ہوں. ضرور بتائیے. اور میں شاید اپنے والد کو اتنا چاہتی تھی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ نہیں رہیں گے تو میں ختم ہو جاؤں گی، اور وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتے تھے. کیونکہ اپنی تمام اولادوں میں صرف میں ادب کی طرف راغب تھی. تو شاید اس لیے وہ مجھے اپنا عکس دیکھتے تھے، یا وہ یہ ایک رشتہ ایسا تھا کہ شاید وہ انہیں مجھ سے جوڑے رکھتا تھا اور مجھے ان سے. جب ان کا انتقال ہوا تو واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ختم ہو گئی بالکل. لکھنا، پڑھنا اور ادبی زندگی اور گھریلو زندگی بھی متاثر ہونے لگی. آپ کی شادی ہو چکی تھی؟ شادی ہو چکی تھی میری، اور میرا ایک بیٹا تھا. اور میں نے بہت کوشش کری کہ میں اس سے نکلوں، لیکن نہیں نکل سکی. تو میں روتی تھی اور قرآن پڑھتی، دعائیں پڑھتی، اور کہتی کہ مجھے نظر آئیے،
ख्वाब में अपने वालिद को कि मुझे नज़र आइए, नहीं आते थे और लोग मेरे साथ सामने जिक्र करते थे, हमने तो ऐसे देखा, हमने तो ऐसे देखा। मैं कहती यार मैं सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी उनसे, लेकिन मेरे ख्वाब में नहीं और आते। मेरे ख्वाब में नहीं आते, तो मैं इतना परेशान, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो एक दिन ये हुआ कि आए और मैंने उनको इतना करीब देखा कि मैं लरज़ गई, और वो क़ुर्बत जो शायद बाप और बेटी में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, उतना करीब मैंने उन्हें देखा अपने। तो मेरी आँख खुली और मैं आधी पागल हो चुकी थी बिल्कुल, और मैं ऐसे टहलती थी कमरे में और रोती थी, टहलती थी और रोती थी। मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात है, तो मेरी ज़बान पे ना आए कि मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा देखिए मैंने ऐसे देखा है। तो कहने लगे निगार जब ज़्यादा मोहब्बत होती है तो रिश्ते ऐसे ही बन जाते हैं, तुम इतना क्यों परेशान हो, और वो तुम्हारे अंदर दाखिल हो गए हैं और तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो। इस पूरे वाक़े को मैंने अपने बचपन से जोड़ के और जवानी की हुदूद और उनके मेरे लिए उनकी नसीहतें और जो ज़िंदगी उनसे और जो क़ुर्बतें उनसे रहीं और कैसे हम अदब के ताल्लुक़ से उनके नज़दीक और वो मेरे नज़दीक आए, तो वो सारी चीज़ें जब मैंने एक कहानी में ढाली तो साहब कुछ ना कहिए क्या क्या हुआ। किसी ने उर्दू अदब पे सियाह धब्बा कहा, बहुत कुछ बहुत कुछ तो कहा गया। किसी ने लाजवाल करार दिया, और कई लोग तो मुझसे ये कहने लगे कि क्या वाकई आपका जिनसी ताल्लुक़ था अपने बाप से। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा कि ये तो है ही नहीं कुछ। निगार साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ किताबें भी मुरत्तब की, बहादुर शाह जफर पे भी एक किताब लिखी, एक सफरनामा भी है गर्दे सफर जी, पे, गर्दे आवारगी, गर्दे-आवारगी। जी ताशकंद का सफरनामा जी जी है। बिल्कुल लेकिन आपने जो अपनी तहकीक़ी मकाला लिखा वो मंटो पे लिखा, जी, ये क्या आपका इंतखाब था या आपको टॉपिक दिया गया था? ये मेरा इंतखाब था मंटो पर ही करना है। मंटो पर करने मंटो का। का कौन सा पहलू आपको ज़्यादा मुतासिर करता। मंटो का बयानिया बहुत ज़बरदस्त है। देखिए मौज़ूआत तो वो हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, और बहुत से कहानीकार उन मौज़ूआत पर लिख रहे हैं, लेकिन मंटो का बयानिया बहुत ज़बरदस्त है। मकालमा निगारी, उनके अपने जुमले, उनका इख्तितामिया, मुझे बहुत कुछ नया उसमें लगता है। मिसाल दो नाम तो कम से कम बहुत बड़े हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के फिक्शन राइटर्स के सामने रखा जा सकता है, कुरतुल हैदर और राजेंद्र सिंह बेदी, जी, और मंटो उनके मुकाबले में वो दोनों की रविश नहीं देखिए अलग थी। बड़े अफसाना निगार होना बिल्कुल अलग बात है, उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग रहे हैं, नहीं, किस लिए और वही मैं मंटो जानना का चाहता हूं। बिल्कुल अलग रहा मंटो है, का रास्ता कौन और सा है? हर कलमकार अपने दौर में जीता है। देखिए नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मंटो का रास्ता कौन सा है? लेकिन ये तीनों तो एक दौर में रहे, उसके बावजूद कहाँ फर्क मौज़ूआत भी मुश्तरका है। मंटो फ़र्क इसलिए रहे कि मंटो ने जिन चीज़ों से हम तकल्लुफ़ करते हैं बयान में, देखिए कुरतुल हैदर साहिबा ने भी किया है, किशन चंद्र ने भी किया है, मंटो ने नहीं किया। मंटो तो अगर किसी तवाइफ का जिक्र कर रहा है, कस्बी का जिक्र कर रहा है, दलाल का जिक्र कर रहा है, तो वो बिल्कुल वो कहीं कोई खामी नज़र नहीं आएगी आपको। नहीं, उस हकीकत पसंदी और मौज़ूआत की जो बुनत और किरदारों का जो चुनाव मंटो के यहाँ है वो अलग है। देखिए आपकी बात, आपने चूंकि पीएचडी की है तो अब ये जरूरी नहीं जिंदगी भर आप मंटो का दिफा करती रहे। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये उसकी खामियां अपनी जगह है। जिन मौज़ूआत पे आपने बात की उस पे सब लोगों ने तकरीबन लिखा है। जी, देखिए तक़सीम वतन पर उसमें जी, बेदी ने भी लिखा, बिल्कुल। इस्मत चुगताई ने भी लिखा, कुरतुल हैदर ने भी लिखा, इस दौर के सारे ही फिक्शन सब लोगों ने राइटर्स सबने लिखा है। लेकिन गडरे जैसी कोई कहानी हाँ मंटो नहीं, के वो यहाँ अपनी नहीं जगह बिल्कुल सही है। फरमाया। सीताहरण जैसी कोई कहानी हम मंटो के यहाँ मुकाबलतन नहीं। ये नहीं कह नहीं सकते कह हैं, सकते। हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो यानी मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं? बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ। देखिए हर कलमकार के पास चंद कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है, तो उसमें एनी आपा भी हैं, उसमें मंटो भी हैं, उसमें बेदी भी हैं, उसमें किशन चंद्र भी हैं, अच्छा ये आगे की नस्ल भी है। ठीक बहुत लोग हैं, चलिए, लेकिन आपकी बात मानते हुए मैं ये बात आगे बढ़ाता हूँ कि आप किससे ज़्यादा मुतासिर हुई, ये अगर बहैसियत फिक्शन राइटर की। देखिए जब तक मैंने पीएचडी का काम किया था तो मुझे वाकई मंटो बहुत
बहुत पसंद थे, बहुत पसंद। पसंद रहे और अभी भी मैं उनको पसंद करती आप मुझे बताइए कि क्या कहीं ऐसा लगता है कि बहादुर शाह जफ़र की शायरी जो है उनके मिजाज से कहीं मेल नहीं खाती? हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगा, बहादुर शाह जफर की शायरी उनके आहंग वक्त, मुख्तलिफ है, माहौल और दिल की आवाज़ है, बिल्कुल आहंग मुख्तलिफ है बिल्कुल। ज़ौक़ से, और दूसरे लोग जो बिल्कुल इल्ज़ाम मुख्तलिफ लगते है, हैं। और वो आखिर तक उनका वही अंदाज बरकरार रहा। जो बिल्कुल शुरू से बिल्कुल, आखिर और तक। उनकी आवाज़ है उसमें, उनका जी, दिल है उसमें, जी। उसमें हिंदुस्तान है हमारा, अच्छा। उसमें हमारी तारीख है, उसमें वो दौर है, सब कुछ है उसमें। अच्छा, एक तो आपने बहादुर शाह जफर पर किताब लिखी, दूसरी हरचरण चावला पे हरचरण मुरत्तब की, ये बिल्कुल दो अजीब बातें हैं ना। ये हरचरण चावला का इंतखाब क्यों किया? ऐसा है कि देखिए, आप भी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी छोटी सी तालिब इल्म हूँ अदब की। कुछ चीज़ें रिश्तों से भी जुड़ जाती हैं, जहाँ दोस्तियाँ होती हैं और ताल्लुक़ात होते हैं। चावला साहब का मेरे यहाँ काफ़ी आना जाना रहा, और वो चूँकि नॉर्वे में मुक़ीम थे और हर साल एक चक्कर उनका यहाँ हिंदुस्तान लगता था, वो चाहते थे कि कुछ ऐसा काम हो। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं पूरा पढ़ती हूँ पहले, अच्छा, अगर मेरा दिल कहेगा तो मैं काम करूँगी। तो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगी, और मुझे आज भी एक कहानी उनकी याद है। मेरी बीवी का खाविंद, वो सब वो वहीं का असरात हैं, अमेरिका का माहौल है ये। तो मैंने उनको हाँ किया, और मैंने सिर्फ मुरत्तब नहीं की है, उसमें मेरे 3-4 मजमून है आपके कई। उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है और बहुत काम उसमें किया मैंने, लेकिन वो एक अच्छी किताब तैयार हो गई। तो अफसोस ये रहा कि चावला साहब गुजर चुके थे अच्छा, जब ये शाये हुई। तो इसके रस्म इजरा में उनकी बेटियां दोनों नॉर्वे से आई थी और बेटा। एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि आप उस पर बात करें कि ये जो माइग्रेशन का मामला है, यानी माश के लिए, कस्ब माश के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। यूँ तो हर लेवल पे ये होता है, गांव से लोग शहर आते रहे, एक शहर से लोग बड़े शहरों में या दूसरे शहरों में जाते रहे, लेकिन फिर हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, ऐसा ख़ता है जहाँ से लोग बाहर जाते रहे महज माश की वजह से। तो ये जो हरचरण चावला ने नॉर्वे में रहते थे, वहाँ बैठ के कहानियाँ लिखते थे, तो वो जो कर्ब है वो दिल यहाँ अपना रहता घर था। छोड़ने का, बिल्कुल, वो अपनी तहजीब से दूर होने का, अपनों से दूर होने का, मिसाल के तौर पे कोई एक खास कहानी वो अभी जिक्र किया मैंने, मेरी बीवी का खाविंद, उसमें तो यहाँ तक ज्यादती बर्दाश्त कर लेता है वो कि उसके घर में ही एक अजनबी रहता है और वो बर्दाश्त करता है, मजबूरी है उस समाज की। अच्छा, ये जो तरक्की पसंद अदब के मेवार है, इसमें कमर रईस साहब ने आपका भी जिक्र किया है। ये उनकी वाकई मैं जितनी तारीफ करूं और जितनी बड़ाई करूं कम है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हम सब जानते हैं कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बहुत देन है उर्दू को, फिक्शन में, शायरी में, तनकीद में, बल्कि तनकीद की बाकायदा इब्तदा इन लोगों ने की, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बराए नाम तंजीम तो अब भी मौजूद है? जी बिल्कुल। तहरीक तो मेरे ख्याल है अब ख़त्म हो गई है, उस तरह मौजूद नहीं है, और जो लोग वाबस्ता हैं वो भी उस तरह से अब शिद्दत पसंदी उनमें नहीं है। आप उनके उसके रवैये में तब्दीली देखती हैं? खुद अपने रवैये में क्या तब्दीली चाहती हैं? देखिए, ऐसा है कि वो जो तब्दीली हुई है वो बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मेरे अंदर की तब्दीली वो नहीं आ सकती शायद, क्योंकि हर कलमकार तरक्की पसंद होता है। मैं उस तरह से तरक्की पसंदी में दाखिल हूँ। मैं किसी बैनर के हिसाब से नहीं लिखती हूँ कि मैं तरक्की पसंद कहानी लिखूँगी आज, ऐसा नहीं है। हम कहानी लिखते हैं, हम तख्लीक करते हैं। अब तरक्की पसंदी नज़र आती है तो वो तरक्की पसंदी की तरफ चली जाती है, दूसरा रुझान नज़र आता है तो वो उधर कहानी को खींच लेते हैं। लेकिन हम एक आइडियोलॉजी लेके कि हमें सिर्फ तरक्की पसंदी पे लिखना है, वो बात मेरे अंदर जब भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। एक रुझान है, वो उधर ही जाता है। मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन के लिए उस पर भी ज़रा सा अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं कि हिंदुस्तान में ख़वातीन का अदब जो है, ख़वातीन का मतलब ख़वातीन जो लिखती हैं, उनमें शायरी कम और फिक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो रही, जैसा कि हम महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये रुझान जो है ये मुनासिब है? देखिए, ये खुद ब खुद नहीं हुआ है, ये हालात ऐसे रहे। अब जब 24 साल पहले मेरे वालिद 30 साल पहले ये कह सकते थे कि शायरी मत करो, और अगर करती हो तो मुशायरे मत पढ़ो, और तो हालात तो अभी भी वैसे ही हैं ख़वातीन के लिए। ख़वातीन शायरी करती हैं लेकिन संजीदगी से नहीं देखा जाता।
اس لیے نہیں دیکھا جاتا کہ شاید یہ پیمانے بہت واضح ہیں کہ کس نے خود لکھا ہے کس نے نہیں لکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے اردو شاعری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، خواتین کو خاص طور پر. اور ظاہر ہے کہ آپ نے سفر نامہ بھی لکھا. کیا نام ہے آپ کے سفر نامے کا؟ گرد آوارگی. میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا. اچھا، اس میں یہ جو تاشقند کا سفر نامہ ہے، جی ہاں، تو آپ نے تاشقند کا سفر جب کیا تو اس وقت آپ کے احساسات کس طرح کے تھے، اور وہاں پہنچ کے کیا وہ احساسات یعنی بالکل میل کھایا آپ کے مشاہدے نے ان کے ساتھ؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں تاشقند میں گیا تو وہاں مجھے ایک دادا خان نوری ملے، آپ جانتے ہیں. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہم تو ایک ہی کہانی کار کو جانتے ہیں اور ان کا نام نگار ہے. نگار عظیم. ارے دوسرے آدمی مجھے تش مرزا صاحب ملے. جی، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی وہ ہماری کہانی کار نگار عظیم. تیسرے آدمی شرف مرزا صاحب ملے. جی بالکل. انہوں نے بھی آپ کی خیریت پوچھی. بہت مرزا آپ کو لائک کرتے ہیں میری طرح سے، میں بھی تمام مرزا لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں. اور تاشقند میں اس کی اس مقبولیت کی وجہ کیا ہے، اور آپ کتنے لوگوں سے وہاں ملی جو آپ نے کتاب میں کتنے لوگوں کا ذکر کیا؟ جی بہت جذباتی کر دیا آپ نے مجھے ان کی محبتیں یاد دلا کر. تش مرزا صاحب، دادا خان نوری صاحب، اور آزاد شماتوف صاحب، اور بھی مہیا اور دلارام، کئی اور قلمکار. اردو صدر جو چور باغ کبرئی چور باغ جگہ تھی، وہاں کے صدر عبداللہ عریپوف. تو یہ ایک ایسا ادبی سنگم تھا وہاں جہاں ہندوستان کا بھی نقشہ نظر آتا تھا، ادب کا بھی نظر آتا تھا، اور تاشقند تو تھا ہی وہاں. آپ حیران ہوں گے جب میں وہاں دیکھا میں نے کہ یہاں تاج محل کی تصویر لگی ہے اور سورداس کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو ایسا لگا کہ یہ تو ہندوستان یہاں بسا ہوا ہے. اور جب مجھے وہاں ان کے ساتھ محفلوں میں موقع ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری برسہا برس کی کوئی بچھڑی ہوئی بہن مل گئی ہے، تو ہم یہ لمحہ بھول نہیں سکتے. تو ان کی یہ محبتیں اور ان کی گرویدگی اور ذہنی اور تال میل اور ان کی ہندوستان کے لیے اپنی پسندیدگی، ایک جذبہ بے شک ہندوستان بے حد ہے، عاشق ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے بھی اسی طرح گلے سے لگایا اور بے حد محبتیں نچھاور کی. تحفے، تحائف، زبان سے، آنکھوں سے کتنے رشتے قائم ہوئے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ایک سفر نامہ تاشقند پر لکھوں گی. کئی برس گزر جانے کے بعد بھی جب میں وہاں کی یادوں کو فراموش نہیں کر سکی، اور وہ رشتے، وہ سوغاتیں، وہ محفلیں، وہ محبتیں، وہ کھنک، وہ میں بالکل کہیں بھی نہیں چھوڑ سکی. قمر رئی صاحب اس زمانے میں وہیں تھے؟ پھر سفر نامہ لکھا میں نے. قمر صاحب وہیں تھے اور انہی کی دعوت پر میں، ان کی وائف کا انتقال ہوا تھا 2 دن پہلے جی، اور قمر صاحب نے بالکل منع کر دیا کہ کوئی دعوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں جانا ہے. لیکن صاحب وہ بضد، اور وہ آگے گاڑی لے کر اور ڈاچا اپنے جہاں قلم کاروں کی 60-70 کلومیٹر پہاڑ پر اپنے لے کر گئے، اور ازبیکی پلاؤ بنایا، خود بنایا، اور خاص قسم کی لکڑی، اور یہ جو انہوں نے سارے لوازمات، اور کس محبت سے انہوں نے کھلایا. تو میں نے پوچھا، دوپہر میں سب کھا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو میں نے پوچھا دادا صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ آپ کو کیا اپنی بیوی کا جانے کا غم، بس اتنا. تو انہوں نے کہا، ایک کہانی سنائی، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ آج بھی ہم مہمان کا انتظار کرتے ہیں دروازے پہ، اور ہمارے گھر میں میت رکھی ہے اور ہم آنے والے مہمان کو نہیں بتاتے. تو واقعی میرا دل بھر آیا، اور میں آج بھی گرویدہ ہوں ان کی محبت کی. نگار صاحب، آپ سے فکشن پر اور سفر ناموں پر تو گفتگو ہوئی، لیکن آپ کی شاعری پہ بات نہیں ہوئی، جس پہ آپ کے والد صاحب نے تنبیہ کی تھی، اور پھر یہ ایک مشروط اجازت دی تھی کہ مشاعروں میں نہ پڑھیں. لیکن یہاں تو کچھ شعر، ہاں یہاں تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سنا سکتی ہیں. آپ کو دیکھیے، حالانکہ میرا ذہن کہیں اور ادھر چل رہا تھا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں. صرف خاکہ ابھر رہا ہے ابھی، صرف خاکہ ابھر رہا ہے ابھی،
सिर्फ खाका उभर रहा है अभी, कोई चेहरा कहाँ बना है अभी। वाह, सिर्फ खाका उभर कोई रहा चेहरा है अभी अभी, कहाँ बना, कोई चेहरा कहाँ बना है बना है अभी। रेजा रेजा बिखरती आंखों में, घर का सपना बसा हुआ है अभी। हाँ, रेजा रेजा बिखरती रेजा रेजा आंखों में, बिखरती घर का आंखों में, सपना घर बसा के हुआ है। सपना घर का सपना बसा हुआ है अभी। और कैसे कह दूं बदल गया मौसम, कैसे 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 कह दूं बदल गया मौसम। मौसम, जख्म दिल में सजा हुआ है। वाह, जख्म दिल में सजा हुआ। कैसे कह दूं बदल सुभान गया अल्लाह। वाह मौसम, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत जख्म दिल में सजा हुआ है अभी। और किन रुतों का हिसाब दूं उसको, किन रुतों का हिसाब किन दूं उसको? रुतों का हिसाब दूं उसको, सब्ज मौसम कहाँ मिला है अरे अभी। वाह, किन रुतों का हिसाब दूं बहुत उसको, खूबसूरत। हाँ, सब्ज मौसम सब्ज का। मौसम किन कहाँ रुतों का मिला हिसाब? है अभी। वाह वाह वाह। और रात आधी गुजर चुकी है मगर, रात आधी गुजर चुकी है मगर, एक दरीचा खुला हुआ है अभी। रात आधी खूब गुजर चुकी है एक मगर, दरीचा खुला हुआ है। एक वाह, एक बहुत दरीचा खूब है। हुआ है खुला अभी, हाँ, बहुत हुआ अच्छा, है बहुत अच्छा। अभी। और एक शमें दरीचा सब खुला बुझ हुआ है गईं, अभी। एक दरीचा खुला हुआ है। शमें सब बुझ गईं, खामोश है रात। शमें सब बुझ शमें सब बुझ गई हैं, शमें खामोश सब है बुझ रात। गईं, खामोश है रात। और दिल है कि जागता है अभी। वाह, और दिल है कि जागता है। शमें सब बुझ गईं, खामोश है रात। और दिल है कि जागता है अभी। क्या मिले तुझसे, क्या मिले तुझसे, तूने खुद को निगार मोतबर ही कहाँ किया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बहुत मिले अच्छा। तुझसे, तूने खुद को निगार मोतबर ही कहाँ किया है। हाँ, दरअसल निगार साहिबा, हम लोग की क्या है कि वक्त को होता है किस्सा तुलानी। तबीयत तो ये चाहती है कि आपसे बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की जाए। यानी हम उर्दू तनकीद, उर्दू शायरी, उर्दू की मौजूदा सूरत हाल, उर्दू के मौजूदा मुसन्निफ़ीन, सब पे ही गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है सब चीज़ पे हमारा बस नहीं है। लेकिन आज आपसे बहुत पुरलुत्फ़ गुफ्तगू रही है, हम लोगों ने सब बहुत महसूस हुए। जी जी, और मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन भी बहुत महसूस हुए होंगे। तो इस किस्त में सिर्फ इतना ही। अगली किस्त में मुकालमा की फिर एक नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए आदाब, शुक्रिया। याद माज़ी की, ख्वाब फरदा का, सूरत शौक़ आँख में भर ले। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे